नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, महाराष्ट्र के शिंदे बनाम उद्धव विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 दिनों तक दोनों पक्षों और राज्यपाल कार्यालय के वकीलों को सुना। इस दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैर कानूनी बताया। दूसरी तरफ शिंदे खेमे ने कहा है कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के आधार पर इसे सही किया है। सुनवाई के दौरान राज्यपाल कार्यालय के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद दूसरे गठबंधन के साथ सरकार बनाने से शिवसेना में आंतरिक मतभेद था। लोकसभा चुनाव में 1 साल से ज्यादा का समय रह गया है, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारी तेज कर दी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। पार्टी देश के 65 मुस्लिम बहुल जिलों में अल्पसंख्यक समुदाय के 5000 मोदी मित्र बनाएगी, जो अपने अपने जिलों में मुसलमान वोटरों को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश से 13 जिले, पश्चिम बंगाल से 13 जिले भी शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी पर उनसे माफी मांगने के आरोप पर अड़ी हुई है। इस बयान को लेकर संसद के दोनों सदन में हंगामा जारी रहा है और राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर गुरुवार को पीसी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि सुबह से मैं संसद गया और अध्यक्ष से बात की, मैं बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सरकार के 4 मंत्रियों ने मुझ पर आरोप लगाया, इसलिए मुझे सदन में अपनी बात रखने का अधिकार है। आने वाले दिनों में आपको महंगे पेट्रोल डीजल के दामों में से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट आई है। कच्चे तेल के दाम 15 महीने के निचले लेवल $75 प्रति बैरल के पास गिरा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम $70 प्रति बैरल के नीचे 67.61 प्रति डॉलर के बैरल पर आ पहुंचा है। सरकार ने कुछ कर्मचारियों के पे स्केल पर अगले महीने से 20% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का वेतन पहले से ज्यादा हो जाएगा। यह फैसला राज्य सरकार कर्मचारियों की मांग बेसिक सैलरी में 40% बढ़ोतरी की है। राज्य के ऊर्जा मंत्री वी सुनील कुमार ने कहा है कि वेतनमान बढ़ाने का फैसला मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई के साथ विस्तार से चर्चा के बाद लिया गया है। बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं 2023 का रिजल्ट जल्द जारी किया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट बर्थ की जरूरत पड़ेगी। इस बार बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हुए थे। रिजल्ट की घोषणा शिक्षा मंत्री पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे। जी हां, आपको बता दें, बिहार बोर्ड के 10वीं 12वीं परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों का समय पर वेबसाइट चेक करते रहे। पिछले वर्ष बोर्ड की 10वीं कक्षा में कुल 79.88% छात्र पास हुए हैं। वहीं 12वीं कक्षा में कुल 80.15% छात्र सफल घोषित किए गए थे। इस बार चैत्र नवरात्र का शुभारंभ 22 मार्च 2023 से हो रहा है। इस मौके पर काशी चमकने वाली है और उससे 1450 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। दरअसल पीएम मोदी का 24 मार्च को काशी दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान काशी की जनता को लगभग 25 परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। पीएम मोदी लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पीएम मोदी देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की नींव रखेंगे। लंबे समय से काशी वासियों को अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का इंतजार था। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को कहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ जासूसी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जो सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के फीडबैक यूनिट से संबंधित है। उनके और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 14 मार्च को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में कहा गया है कि उन्हें LG कार्यालय इससे संबंधित ट्रायल और शिकायतें मिली। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। बताया गया है फीडबैक यूनिट के निर्माण को 29 सितंबर 2015 को कैबिनेट निर्णय द्वारा अनुमोदित किया गया था। गर्मी की शुरुआत होते ही नींबू के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। NCR में रिटेल मार्केट में नींबू के दाम 200 रुपये प्रति किलो के पास पहुंच गई है, जबकि थोक व्यापारी से इसे 150-160 रुपये प्रति किलो के दाम पर खुदरा व्यापारी बेच रहे हैं। जबकि विक्रेताओं का कहना है कि इस समय नींबू का बाजार में आवक कम है और गर्मी शुरू होते ही डिमांड भी बढ़ जाती है, इसलिए नींबू महंगा होना शुरू हो गया है। नोएडा में सेक्टर में 12 में यहाँ सब्जी विक्रेता कमैन ठाकुर का कहना है कि इस समय गर्मी शुरू होती नींबू की डिमांड ज़्यादा हो जाती है।
मेक इन इंडिया के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ बल की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के सौदों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में भारतीय नौसेना के लिए 60 मेड इन इंडिया यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मरीन ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारतीय सेना के लिए बनाए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में बीआरएस एमएलसी व तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को नया नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक कविता को 20 मार्च को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस जारी किया। बता दें कि ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ईडी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुई। असम सरकार ने गुरुवार को वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए 935.23 करोड़ रुपए का घाटे का बजट किया है। जी हां, आपको बता दें इसमें विभिन्न विभागों में सूक्ष्म उद्यमिता और नई भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए फंड की घोषणा की गई। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजंता नियमों ने कहा है कि सरकार 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने वाले उद्यमों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को कहा है कि राज्य में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार में चल रहे अभियान के दौरान धर्म को नजरअंदाज करते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा 3 फरवरी की कार्रवाई के बाद मुसलमान और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात लगभग बराबर ही है। शर्मा ने राज्य विधानसभा में कहा, मैंने अपने कुछ लोगों को भी उठाया क्योंकि विपक्षी सदस्यों को बुरा लगेगा। 3 फरवरी की कार्रवाई के बाद मुसलमान और हिंदुओं की गिरफ्तारी का अनुपात 55.45 है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने से भारत ने रूस को रोका है। भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार से उपनेता असल तोजे ने गुरुवार को कहा है कि दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह से हस्तक्षेप की जरूरत है। जी हां, आपको बता दें कि तोजे ने कहा, परमाणु हथियार के इस्तेमाल के परिणामों के बारे में रूस को याद दिलाने के लिए भारत का हस्तक्षेप बहुत जरूरतमंद है। उन्होंने कहा, भारत तेज आवाज में बात नहीं की, किसी को धमकी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ दोस्ताना तरीके से उपस्थिति दर्ज कराई है। नोबेल कमेटी के लीडर ने भारत को एक विकसित देश बनाने में योगदान देने के लिए नरेंद्र मोदी को सराहना की और भारत की शांति की विरासत बताते हुए असल तोजे ने कहा, भारत का महाशक्ति बनना तय है। भारत की ओर से अंतरिक्ष मिशन को लेकर एक बयान जारी किया गया। दरअसल टेस्ट रॉकेट के साथ 4 ऑर्बिट मिशनों में से पहला गगनयान मिशन इसी साल मई में निर्धारित किया गया। इस बात की जानकारी बुधवार को राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को दी है। लोकसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पहला परीक्षण रॉकेट मिशन TBD-1 मई 2023 के लिए निर्धारित है, जिसके लिए 2024 के बाद तिमाही में दूसरा परीक्षण रॉकेट TBD-2 मिशन गगनयान के प्रथम चालक दल रहित आयोजित किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल इकोनॉमी रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। कठिन समय में अपनी स्थिर लीडरशिप के लिए दास को यह अवार्ड मिला। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन ने नेशनल बैंक को दिया है। दास के सामने बड़ी नॉन बैंकिंग फर्म IL&FS के दिवालिया होने से लेकर कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर के साथ यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी चुनौतियां आई हैं। कर्ज माफी और प्याज पर MSP समेत कई मांगों को लेकर नासिक से मुंबई तक पैदल मार्च निकाल रहे किसानों के प्रतिनिधिमंडल में आज महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस मुलाकात करेंगे। ये मीटिंग मुंबई में होगी और इसमें संबंधित मंत्री और सीनियर अधिकारी भी शामिल होंगे। इस दौरान किसान अपनी मांगों को सरकार से सामने उठाएंगे। बुधवार रात को किसान और आदिवासी का पैदल मार्च ठाणे जिले में पहुंचा था। यहाँ पर राज्य सरकार मंत्री दादा भूसे और अतुल सवे ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल का मुलाकात भी की थी। सोना की कीमतों में आज यानी गुरुवार को भी तेजी देखने को मिली थी। जी हां, आपको बता दें कि इसके चलते सोना 58,000 पर निकला है और इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 16 मार्च को सोना 2,013 रुपये महंगा होकर 58,115 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता कहते हैं कि शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव के कारण सोने की सपोर्ट मिल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य सरकार ने कर्नाटक में ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली आपूर्ति कंपनियों के नियमों के वेतन में 20% और परिवहन निगमों के कर्मियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। वेतन बढ़ोतरी की मांग कर रहे KPTCL और ESPSL तथा परिवहन निगम के कर्मियों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता के बाद विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले यह निर्णय लिया गया है।
अगर आप ई श्रम कार्ड के लाभार्थी हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि ई श्रम रजिस्ट्रेशन सब अब सिर्फ 500 रुपये धनराशि प्राप्त करने का कार्ड नहीं रह गया। सरकार कुछ ई श्रम कार्ड धारकों को रोजगार देने का प्लान भी कर रही। सूत्रों का दावा है कि हर प्रदेश के श्रम विभाग से कुछ बेरोजगार युवाओं की लिस्ट मांगी जा रही, जिनके लिए रोजगार के अवसर खोले जाएंगे। हालांकि अभी तक सरकार ने यह आंकड़ा जारी नहीं किया है कि इस राज्य से कितने कार्ड धारकों को रोजगार के लिए अवसर देंगे। दिल्ली की जनता रोजाना ट्रैफिक जाम और पॉल्यूशन की समस्या से जूझती है, लेकिन अब बहुत जल्द उनकी दोनों समस्याएं खत्म होने वाली है। ये बात हम नहीं बल्कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने न्यूज नेशन के संवाददाता आमिर हुसैन से कही। उन्होंने कहा, देश की राजधानी दिल्ली से सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, जिसके बाद किसी भी रूट पर जाम की समस्या नहीं आएगी। साथ ही पॉल्यूशन से भी काफी हद तक निजात मिल जाएगी। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत पर लगाम लगाने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लिए गए फैसले का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। इससे गेहूं की कीमत में गिरावट आई है। कहा जा रहा है कि खुदरा बाजार में गेहूं की कीमत कम हो गई। दरअसल जनवरी महीने में अचानक गेहूं और आटे की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ था। इससे खाने पीने की चीजें महंगी हुई थी। ऐसे में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ई नीलामी के माध्यम से खुद बाजार में गेहूँ बेचने का फैसला किया। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य के अलग अलग शहरों में शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया है। जो लोग ठेके पर जाने से हिचकिचाते हैं वह अब इन दुकानों पर जाकर शराब खरीद सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ये फैसला नई आबकारी नीति के तहत लिया गया और 1 अप्रैल से लागू होगा। जानकारी के मुताबिक पहले चरण में ऐसी 77 दुकानें खोली जाएगी। सरकार का कहना है कि ना दुकान के खुलने से आमदनी में इजाफा होगा। जो लोग ठेकों में जाने से बचते उन्हें वहां जाए बगैर दुकानों पर ही शराब मिल जाएगी। आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा के माने तो इन दुकानों को खोलने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। बताया जा रहा है कि बियर के साथ विदेशी स्कॉच भी मिलेगा। चंडीगढ़ में ऐसी दुकानें पहले ही खोली जा चुकी है। अब पंजाब के अलग अलग शहरों में इस दुकान को शुरू किया जा रहा है। ये खबर ऐसी के समय सामने आया है जब कैबिनेट की बैठक 8 मार्च को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी। उनका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।